और तिहाड़ से एसकेपी है। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आप तो जो है वहाँ जाके रहो हमेशा के लिए, कई लोग रहते हैं। तो मैंने उनको टेलीफोनिक जब हमारी बात हुई, पहले तो मैं फ़ेस टू फेस मिला, फिर टेलीफोनिक मैंने कहा यार आप तो जो है बम फुड़वाते हो, है ना। तो कह रहे कि नहीं नहीं सबसे नहीं फुड़वाते तो मतलब वो मेरे को लालच देने लगे अलग प्रकार से कि भाई वहीं पे रहना, वहीं बिजनेस करना। तो उनसे छुटकारा पाया, है ना। उनसे छुटकारा लेके फिर मतलब दूसरे रास्ते से शुरुआत की कि भाई इस रास्ते से जाएं। तो फिर मुंबई में काउंसलेट है अफ़गानिस्तान का, तो वहाँ से मैंने अपने संजय गुप्ता नाम का जो पासपोर्ट था, वहाँ से मुझे वीज़ा जो है मिला पहले 14 दिन का। फिर उस वीज़ा को लेकर मैं बांग्लादेश वापस गया और फिर मैंने ढाका से फ़्लाइट ली दुबई के लिए, और दुबई से जो है काम एयरलाइंस की फ़्लाइट जाती थी काबुल, वीकली 2 फ़्लाइट्स थी उसकी। तो फिर काम एयरलाइंस से मैं जो हूँ दुबई से काबुल पहुँचा हूँ। तो ये रूट थी मेरी। जी सर, वहाँ पहुँचने के बाद फिर मतलब कैसी चीज़ें हुई? काबुल पहुँचने के बाद आपने वीडियोग्राफी भी कराई पूरी, तो हाँ, कैसे अरेंज किया काबुल था सब? जब मैं काबुल पहुंचा तो फर्स्ट डे जब जिस समय मतलब वहाँ पे लैंड किया, तो मैंने सोचा भाई जैसे दूसरे एयरपोर्ट्स होते हैं तो वैसे ही होगा ये। तो क्या हुआ कि वो तो वहाँ पे तो वीकली 2 फ्लाइट्स या पूरे दिन में मान लो 1 फ्लाइट आती थी। तो अब जितने बंदे हैं वो तो उतर के अपना सब चले गए। तो मैं थोड़ा सा जैसे लेट आया क्योंकि मुझे कुछ जानकारियाँ लेनी थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई कंधार के लिए भी शायद यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट जाती होगी। तो उसके लिए मैं अंदर ही जो कुछ ऑफिसेज बने हुए थे वहाँ पे बातचीत करने लगा। तो मुझे वहाँ से पता चला कि कोई भी फ़्लाइट जो है पूरे अफ़गानिस्तान में वो पब्लिक के लिए नहीं है, डोमेस्टिक फ़्लाइट नहीं है, बाय रोड ही जाना पड़ेगा। और जो कंधार एयरपोर्ट है उस पर सिर्फ जो है या तो आर्मी के ही एरोप्लेन जाते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा मतलब नाटो फोर्सेस का कोई ऑफिसर हो तो उसकी फ़्लाइट जाती हैं। तो उस जगह को कैसे? हाँ वही तो, मुझे तो ये मतलब जो शुरुआती जानकारी थी ये थी कि भाई कंधार में है वो। और ये इन्फॉर्मेशन मेरे को ऐसे थी कि जब हमारा एक प्लेन हाईजैक हुआ था कंधार जिसको ले गए थे, तो जो हमारे तब के विदेश मंत्री थे तो उनका मैंने न्यूज़ में देखा था कि भाई वो उन्हें बताया कि भाई हमारे जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी समाधि पे यहाँ पे जूते चप्पल मारते हैं, ये बड़ा अपमान है हमारे देश का। तो ये बात उन्होंने डिस्क्लोज़ की थी। तो क्योंकि वो कंधार से उस हाईजैक हुए प्लेन को वापस लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि भाई कंधार में ही होगा फिर, और एयरपोर्ट के आसपास ही होगा, तभी ऐसी ये बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो फर्स्ट मतलब टारगेट था वो ये था कि भाई मैं सबसे पहले कंधार जाऊं और एयरपोर्ट के आसपास शायद वो मुझे मिल जाएगा। तो अब कंधार के लिए तो कोई फ़्लाइट थी नहीं, ना तो किसी दूसरे देश से थी, ना तो वहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो अब जब मैं काबुल एयरपोर्ट पर उतर गया तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस थी कि मैं सबसे पहले कंधार जाऊं। तो मैंने वहाँ पे जब छानबीन करी तो पता चला कि भाई फ़्लाइट से तो आप नहीं जा सकते, बाय रोड जाएंगे आप। और करीब जो है गजनी से जो कंधार की दूरी है वो करीब जो है 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर बाय रोड। तो जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि वहाँ तो टैक्सी वैक्सी तो कोई है नहीं, ना पब्लिक दिख रही, वहाँ तो टैंक ही टैंक खड़े हुए। अब ऐसा माहौल तो हमने कभी देखा नहीं था कि भाई पब्लिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और 4-5 जो है वहाँ पे टैंक खड़े हुए थे एयरपोर्ट के जो बाहर का जो कंपाउंड का जो एरिया था। अब तो मैंने टैंक देखे, मैंने कहा यार कोई दूसरा रास्ता तो नहीं है कहीं बाहर निकलने का, एग्जिट होने का। तो मैं वापस अंदर गया। जब वापस अंदर गया तो सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे क्योंकि कोई फ़्लाइट आती ही नहीं थी। तो एक ऑफिस जो है खुला हुआ था, 2 ऑफिस खुले हुए थे। एक में जो वो एयरप्लेन था उसकी 2-3 एयर हॉस्टेसेस बैठी हुई थी। तो सबसे पहले मैं उनके पास गया, तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा उनको हिंदी वगैरह आती नहीं थी ठीक से, मतलब बातचीत करने में अनकंफर्टेबल थी, बाकी थोड़ी बहुत ही बात को समझती थी। तो मैंने उनको कहा कि भाई जाना है वहाँ पे। तो वो कहने लगी कि मैंने कहा होटल वगैरह की भी ज़रूरत है मुझे यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि इधर जो है एक टूर एंड ट्रेवल्स का वो है ऑफिस, उसी अंदर ही
तो आप उनसे पता करो। तो मैं उधर गया तो उसका भी ऑफिस में वो एक बंदा बैठा था, तो उससे मैंने बात करी तो उसने मुझे सब बताया कि भाई कंधार के लिए कोई जहाज़ नहीं मिलेगा, और उसने भी मतलब वही बात बताई, और उसने मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा दी, और उसने कहा मैं बंदोबस्त कर दूंगा आपके लिए टैक्सी का कंधार जाने के लिए भी, और आपके जो है करीब 25,000 अफ़गानी लगेंगे। अफ़गानी जो है वहाँ की करेंसी का नाम है, जैसे यहाँ पे रुपया है, हाँ, तो उसने कहा 25,000 अफ़गानी लगेंगे, और अफ़गानी इज़ इक्वलेंट टू उस टाइम रुपीज़, मतलब 25,000 रुपये लगेंगे, ये आप मान लो। तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने कहा भाई ठीक है, कुछ पता भी नहीं था। तो क्या हुआ कि वो मेरे साथ चला कि चलो आपको रात के लिए कहीं रुकवा देते हैं, एक दिन आप यहीं रुको, तो मैं 1-2 दिन में बंदोबस्त कर दूंगा टैक्सी वगैरह का। तो वहाँ पे मतलब 3-4 रेस्ट हाउस में वो मुझे ले गया। तो उनमें से एक रेस्ट हाउस ऐसा था जिसमें जो किचन थी, मतलब रेस्टोरेंट था उसके अंदर। तो वो जो रेस्टोरेंट था ना, उसमें इंडियन लोग उसको संचालित करते थे। तो मैं वहीं पर रुक गया, क्योंकि मेरा था कि भाई इंडियन खाना मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वहाँ पे रुका, तो वो मुझे छोड़ के ड्रॉप करके वहाँ से चला गया, कहा कि भाई मैं कल आऊँगा। तो जब मैंने उनसे बात करी तो उनमें से एक बंदे ने मुझे बताया कि भाई कंधार तो आप बाय बस जा सकते हो, और उन्हीं का ही एक दोस्त था, तो अमानुल्ला उसका नाम था। तो वो इत्तेफाक से उस समय कंधार में गया हुआ था, वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था, अमेरिकन कंपनी के लिए। तो वो उस कंपनी के काम से कंधार गया था, उसने कॉल किया उसको, तो उसने बताया कि भाई मैं कंधार में ही हूँ और इसको जो है मेरे पास ही भेज देना। तो उसने बताया कि भाई टैक्सी की ज़रूरत नहीं है, आप बाय बस आ सकते हो। तो शायद उस समय 200 रुपये लगते थे या 400 रुपये। तो जो काम वो 25,000 में बता रहा था, वही काम फिर 200 रुपये में हो गया, है ना। तो मैं अगले दिन जो है सुबह ही, अच्छा रात को ही मैंने कहा भाई टिकट लेने चलते हैं, एक बार देख भी लेते हैं, क्योंकि वो उसने कहा कि सुबह 6 बजे बस सर्विस है। तो मैं जब रात को देखने गया तो वो जो बस वाला है उसने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया, भाई ये आएगा सुबह। अब क्या हुआ कि जब मैं मॉर्निंग में गया तो एक तो मेरे को नंबर की पहचान नहीं, क्योंकि वो तो दूसरी भाषा में लिखे थे, फारसी में या पश्तो में, पता नहीं कौन सी भाषा थी। तो अब मेरे को ना तो अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन सी बस में बैठूं, सारी बसें भी एक जैसी। और वो बंदा जो कल मतलब मेरे को जिससे परिचय हुआ था, जिसने कहा था कि मैं रहूँगा यहाँ पे, और वो बंदा भी मेरे पहचान में ना आए। अब क्या हुआ कि उसका बाहर जो एग्ज़िट गेट था बस स्टैंड का, वो एक ही था। तो अब मैंने सोचा यार, जब जैसे थोड़ा लेट हो गया था मैं, तो मैंने सोचा कि अब मतलब कैसे बस को ढूंढूं। तो मैं क्या जानबूझ के हर बस में चढ़ने लगा। मैंने सोचा मैं तो नहीं पहचानता उसको, लेकिन वो मुझे पहचान लेगा, है ना। तो ऐसे ही मैं 8-10 बसों में जो भी उधर से जा रही थी ना, जैसे मान लीजिए लाइन से एक एक बस बाहर निकल रही थी, तो मैं फटाफट उस लाइन में एक एक बस में चढ़ने लगा। तो ऐसे अपनी जानबूझ के अपना चेहरा दिखाऊं जिससे कि कोई देख ले, कहे कि हाँ भाई आ जा। तो ऐसे ही हुआ बिल्कुल सेम। तो मैं जैसे ही एक बस में चढ़ा तो वो एकदम से आया, तो वो अपनी भाषा में बोला, अरे भाई इतना देर मतलब कहाँ थे, है ना, तुम्हारी वजह से जो है लेट हो गया बस जो है। तो फिर मैं समझ गया यही है। तो उसने मेरे को मेरी सीट पे बैठा दिया, तो फिर उससे मैं चला गया। फिर वहाँ पे वही मुझे अमानुल्लाह मिल गया। फिर उसने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। उसने सोचा यार, मतलब रात उस समय तो वो मुझे मिला नहीं, जब मैं 2 बजे के करीब पहुँच गया। जैसे 6 बजे चलती थी कंधार से बस, और वो 2 बजे पहुँचा देती थी कंधार, काबुल से चलती थी सुबह 6 बजे, और 2 बजे दिन में पहुँच जाती, 2-2:30 बजे। उसका एक स्टॉपेज गजनी के आसपास होता था, लंच वगैरह कराते थे। तो मैं वहाँ पहुँच गया, तो उस समय मिला नहीं। उसने कहा कि आप इस जगह रुक जाओ, शाम को मैं 5 बजे आता हूँ। तो वो आया, तो एक ही रूम में हम लोग रुक गए। तो वो रात को उसने मेरी इंक्वायरी शुरू कर दी। वो कहने लगा कि भाई किस देश के लिए जासूसी करते हो। मैंने कहा भाई मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ।
कहने लगा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है, किसी भी भारतीय आम व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि वो जो है पहली बार अफ़गानिस्तान आए और उसके अगले दिन ही जो है कंधार आ जाए। कह रहा मैं तो अफ़गानी हूँ, मैं जब काबुल से कंधार आता हूँ तो मेरी अम्मी जो है मुझे 10 बार गले लगाती है कि भाई पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि कब बम फट जाए, कब ब्लास्ट हो जाए या कब गोलीबारी हो जाए, कुछ पता नहीं था। ऐसा माहौल था उस समय वहाँ पे, और हमेशा वैसा ही माहौल था कंधार का। कंधार में एक भी घर ऐसा नहीं था तब जिसके घर के ऊपर कम से कम 85 गोलियों के निशान ना हो, या फिर रॉकेट लॉन्चर से जो है कहीं छेद ना हो रखा हो या टूट फूट ना हो रखी हो। कोई ऐसा घर नहीं था पूरे शहर के अंदर। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाला बंदा हूँ, तो मैं ये जो एक गौरी डायनेस्टी है उस पर एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा यार अगर मैं मतलब जासूस होता, उसने कहा CIA के लिए करते हो या फिर जो है रॉ के लिए करते हो। मैंने कहा भाई अगर मैं किसी के लिए काम करता तो क्या वो मुझे संजय गुप्ता के नाम से भेजते? भाई वो मेरे को भेजते फिर कोई खान साहब बना के, जिससे कि मैं जो हूँ जल्दी निगाह में ना आऊँ। तो खैर मैंने उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया अपनी बातों से, और फिर उसने कहा कि चलो 2-3 दिन का मेरा काम है, मैं उसको ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर जो आप बता रहे हो। तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ पे उनकी कब्र है गौरी की, और हम उसको शूट करना चाहता हूँ मैं। तो उसने कहा ठीक है। तो अब उसने मेरे को 3 दिन का 4 दिन का कहा कि भाई मैं 3-4 दिन बाद फ्री होऊंगा। अब मेरे अंदर तो बड़ी वो थी, आपको तो बस यही लग रहा होगा मन में कि बस हाँ कि मेरा अब काम। अगले दिन से काम शुरू करूँ मैं अपना। तो जब वो अपने ऑफिस चला गया तो जो उस होटल में एक रेस्टोरेंट भी था, तो उसका जो मैनेजर था उससे मैंने बात करी। तो मैंने कहा यार आप मुझे कोई टैक्सी का बंदोबस्त करवा दो और मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ कंधार और उसके आसपास के जगह पे। तो उसने एक टैक्सी वाले को बुला दिया, उसने कहा भाई इनको घुमा दो। तो पहले तो मैंने उसकी इच्छा से 1-2 जगह चला गया, फिर मैंने कहा कि भाई मैंने सुना कि भाई एयरपोर्ट है यहाँ पे, और एयरपोर्ट के आसपास जो है ऐसे ऐसे कोई कब्र है। तो उसने कहा कि देखो मैं तो एयरपोर्ट के पास ही मेरा गांव है और मैंने कभी ऐसा सुना नहीं है। तो लेकिन फिर भी जो है जो मेरा बड़ा भाई है, मैं आज जाके उससे इस बारे में पूछूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा, और कल मैं आपको वहाँ ले जा लूँगा अगर ऐसी कोई जगह हुई। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वापस आ गया। अब वो अगले दिन फिर आ गया, जो मैंने उसको टाइम बताया था 10 बजे के आसपास आ गया वो। तो वो मुझे पहले अपने गांव ले गया ये कह के कि भाई जो मेरा बड़ा भाई है वो भी चलेगा, उसने एक जगह ऐसी बताई है। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब हम गांव पहुँचे, ये मेरा तीसरा दिन था वहाँ पे अफ़गानिस्तान की धरती पे। तो चौथा दिन था भाई, एक दिन काबुल हो गया, अगले दिन मैं पूरे दिन ट्रैवलिंग करी कंधार के लिए, और तीसरे दिन उसने मेरे को अपनी इच्छा से घुमाया, और ये चौथा दिन था। अब जब ये मैं वहाँ पे उसके गांव पहुँचा तो मैं उसके ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पे बैठा था। तो उसने कहा आ जाओ घर के अंदर आ जाओ आप। तो मैंने कहा नहीं घर के अंदर नहीं, उस जगह पे चलते हैं, फटाफट आप पूछ लो अपने भाई साहब से। तो उसने कहा वो साथ में ही चलेंगे। तो उसके भाई जो है वो आए अंदर से। वो बंदा था कम से कम 6.25 फुट का, एकदम राक्षस की तरह, इतना लंबा तगड़ा। और वो आया, उसने मेरे को कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी, है ना। तो और वो पीछे वाली सीट पे आके बैठ गया। तो उसने कहा कि चलो। तो एयरपोर्ट के मतलब सामने से एक कच्ची रोड जाती थी, कंधार एयरपोर्ट के गेट के सामने से ही, गेट के थोड़ी सी आगे से ही एक रोड जाती थी, मतलब कच्ची रोड थी वो। अब वो उस कच्ची रोड पे चले। अब वो चले मतलब जैसे हम चले होंगे उस पर करीब 45 मिनट्स, है ना, पहाड़ की तरफ। तो अफ़गानिस्तान में ऐसा है कि आपकी निगाह जो है ना जहाँ तक जाएगी ना,
आपको खाली खाली दिखेगा, है ना। और जैसे एक पहाड़ दिखेगा और फिर पूरा प्लेन ही प्लेन दिखेगा। तो अब वो पहाड़ दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन क्या है कि जब आप चलोगे ना, मान लो आधा घंटे में तो आप 30 किलोमीटर चले जाओगे, तो आप मतलब भले ही आपको दिख रहा है लेकिन दिखेगा तो कुछ नहीं ना, कि भाई 30 किलोमीटर दूर क्या है या 50 किलोमीटर दूर क्या है, आंखों से तो नहीं दिखेगा। फिर थोड़ा सा वो ऐसे भी है ना, मतलब ऊपर खाबड़ भी है, जैसे है ना, टीले टाइप के भी हैं कहीं कहीं पे। तो अब क्या, वो कच्ची रोड पे ले गए मुझे। तो जब 10-15 मिनट हो गए चलते चलते, तो मतलब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, मैंने सोचा यार तूने शायद गलत स्टेप ले लिया, तुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। मैंने सोचा अगर इस बंदे ने पीछे से तेरी गर्दन पकड़ ली, एक तो तू इससे आधा है तू कर क्या लेगा ये तेरे को पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। और तेरे को, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि भाई यहाँ पे फॉरेनर्स का किडनैप कर लेते हैं और फिर उनके देश से जो है, जिस देश का नागरिक होता है, फिर वहाँ से जो है रैंसम मांगते हैं या डिमांड्स करते हैं। तो अब खैर, अब चलते रहे। तो मैं उससे 2-3 बार पूछा भाई कितनी दूर है। तो मैंने अपने चेहरे पे कोई भाव तो नहीं आने दिया, क्योंकि भाव आने से नुकसान और ज़्यादा था। तो खैर चलते रहे, एक खुली जगह पर ले जाके उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। तो वहाँ पे गाड़ी को रोका तो उन्होंने कहा ये जगह है वो। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जूते चप्पल, उसने कहा यहाँ पे मारे जाते हैं। तो मैंने कहा किस लिए मारते हैं। तो उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पर जो है जूते चप्पल इसलिए मारते हैं कि कुछ उससे जो है मान्यताएं पूरी हो जाती हैं। मतलब वो गुड वे में था। हाँ, तो मैंने कहा यार गुड वे में तो नहीं, हमारे पूर्वज को ये जूते मारेंगे या रखेंगे, वो तो बैड वे में है। तो नहीं, मैंने अपने दिमाग से सोचा ना कि भाई मुझे ये जगह नहीं लग रही है ना। तो वो, लेकिन फिर भी मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह कर ली कि इसकी फर्दर और मतलब इसकी इंक्वायरी करूँगा। फिर वहाँ पे कोई इस तरह का कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि भाई ये क्या है ना, कि वो है, बस एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, है ना। और उस पर जो है लोग उस चबूतरे से पे जो है जूते चप्पल से मारते थे और जो भी उनकी मान्यता थी। तो मुझे लगा कि भाई ये जगह नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वापस चलते हैं। तो अब जब वापस चलने लगे तो मैं अपने मन में जो है भगवान से प्रार्थना करने लगा कि यार ये जल्दी से पीछे बैठा पहलवान उतरे तो तेरे को छुटकारा मिले, शांति मिले, है ना। तो फिर वो फिर से वापस आने में भी वही मतलब घंटा भर के आसपास लगा। तो वापस आए, उसके घर गए, है ना। तो जब घर गए और वो जब गाड़ी से बाहर निकला, तब मेरे जो है थोड़ा सा मतलब मन में जो है थोड़ी सी वो आई। वरना मैं उस 2 घंटे 3 घंटे में यही सोचता रहा कि आज तेरा कल्याण हो गया तो फिर जो है वापस वो ड्राइवर जो है मुझे वापस लेकर आया। तो जब हाईवे पे चढ़े ना, एयरपोर्ट के सामने से, उसका गांव एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक था, हाँ बैक साइड में था उसका। तो फिर वापस जब होटल पे आया, फिर मैं उतर गया। तो उसने मुझसे कहा कि मैं और खोजबीन करूँगा, ये जगह नहीं है अगर आपकी निगाह में, तो मैं और ढूंढता हूँ और पता करूँगा लोकल लोगों से और लोगों से। तो फिर उसके बाद तो खैर मैं अकेला नहीं गया। और क्या हुआ कि जब वो शाम को आया तो मैंने उसको बताया कि भाई आज ऐसे ऐसे हो गया। अब तो वो मुझ पर फिर नाराज़ हुआ, कह रहा यार अजीब बेवकूफ़ हो तुम, तुम्हारे को जो है मैंने मना किया था ऐसे नहीं जाना है। और जब जिसने तुम्हें मतलब जिसका नाम लेके तुम आए हो वहाँ से, वो मेरे दोस्त हैं, तो ऐसे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बड़ी दिक्कत होती है, वो है। खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो फिर एक दिन गैप करके फिर चौथे दिन मैं उसी के साथ गया। बट फिर वो जगह मुझे समझ नहीं आई। तो उसने कहा देखो भाई मैं तो अब वापस जा रहा हूँ, मेरा काम तो निपट गया है, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, वापस जाना है कि यहीं रहना है। तो अब मैंने शुरुआती एक खोजबीन वहाँ पे कर ली थी, छोटा सा शहर था वो। तो अब मैंने सोचा यार यहाँ रह के तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मुझे लगा नहीं कि भाई यहाँ पे है। तो और फिर वो अनसेफ भी था वहाँ पे रहना।
तो मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ वापस काबुल ही चलता हूँ। तो फिर मैं वापस काबुल आ गया। मैंने कहा वहाँ से नए सिरे से फिर और करेंगे, क्योंकि काबुल बड़ा शहर है, वहाँ पे रहने के साधन और दूसरी चीज़ें थोड़ी आसान थी। तो काबुल पहुँच गया तो वो तो अलग हो गया। फिर मैंने नया ठिकाना ढूंढा, क्योंकि मैं पुराने वाले बंदों के पास जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फिर वो मेरे से ज़्यादा इंक्वायरी करते, भाई कौन हो, कहाँ से आए, ये हुआ वो हुआ। तो मैंने फिर नई जगह को चुना रुकने के लिए अपने। फिर क्या हुआ, जैसे 2 दिन 3 दिन मैं काबुल को ही ढूंढने लगा, है ना,